नमस्कार। चुनाव न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चुनाव योग में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ियां जो हैं अब बिल्कुल ही करीब आ गई हैं। चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है। कल यह घोषणा होगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज बस अब कुछ ही घंटे शेष हैं कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद जो है ये चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव के 543 लोकसभा सीटें हैं और इन पर अब चुनाव होगा। 2024 लोकसभा का आम चुनाव होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं, आज हम इसी पर आप चर्चा करेंगे। अपने संवाददाताओं से के पास जाएंगे, किन राज्यों में कैसी कैसी तैयारियां हैं ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी को 290 सीटें मिली हैं और वहीं कांग्रेस को 48 सीटें, वहीं डीएमके को 24, टीएमसी को 22 और वाईएसआर कांग्रेस को 22, शिवसेना को 19, बीजेडी को और 12 और बीएसपी को 10, जेडीयू को 16 सीटें यहां पर मिली हैं। 543 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की हम बात कर रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की, जहां पर इन दलों को इतनी सीटें प्राप्त हुई हैं। ये अब हम आपको बताएंगे कि 2019 में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितने करोड़ मतदाता थे 2019 में। कुल मतदाताओं की संख्या 89.6 करोड़, पुरुष मतदाताओं की संख्या 46.5 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 43.1 करोड़ थी। अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो इनकी संख्या 39,643 थी। दिव्यांग वोटरों की संख्या 45.64 लाख थी। 18 से 19 साल के समूह के मतदाताओं की संख्या करीब 1.5 करोड़ थी, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख के करीब। यह हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि 2024 में मतदाताओं की संख्या कितनी है। 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ और पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़, थर्ड जेंडर की संख्या है 48,044, दिव्यांग वोटरों की संख्या 88.45 लाख और 18 से 19 साल के समूह के मतदाताओं को 1.85 करोड़ इनकी संख्या है। अब हम बताते हैं कि 2019 में क्या रहे नतीजे। 2019 के नतीजे क्या थे ये हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को मिले थे 303 सीट्स और आपको बता दें कि एनडीए को हासिल हुए थे 353 सीटें। कुल मिलाकर के देखें, बीजेपी को मिले थे करीब 37.7% वोट और एनडीए को मिले थे 45% वोट। 52 सीटों पर ही जीत सकी थी कांग्रेस। सिर्फ 52 सीटें, पूरे देश में 52 सीटें इनको मिली थी और इनके सहयोगी दलों को। 2019 की बात कर रहे हैं। क्या नतीजे थे हमने आपको बताया। अब आपको बता रहे हैं कि कितने चरणों में 2019 का जो चुनाव था कितने चरणों में हुआ था। तो 7 चरण में चुनाव हुए थे। पहला चरण 11 अप्रैल से 2019 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 51 थी। दूसरे चरण में 18 अप्रैल 2019 से 97 लोकसभा की सीटें थी। तीसरा चरण 23 अप्रैल 2019 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 115। आपको बताएं चौथा चरण 29 अप्रैल को हुआ था 2019 में और आपको बताएं यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या यानी कि 71 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव हुए थे। वही अगर जब आपको बता दें कि 5वां चरण 6 मई को हुआ था 2019 में। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 51 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जो 5वें चरण में। वहीं अगर जो बात करें 6वें चरण की तो 12 मई को हुआ था 2019 में और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या थी 59 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। यही 7वां चरण यानी कि अंतिम चरण 19 मई 2019 को हुआ था और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या थी 59 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। अब आपको बता दें कि पिछली बार 67.1% मतदान हुआ था। 23 मई को मतों की गिनती हुई थी। यह हम आपको बता रहे हैं।
अब आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि राज्यों में कितने सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 39, तमिलनाडु में 38, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26 और राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 24, ओडिशा में 21 और केरल में 20। आपको लगातार हम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बता रहे हैं। तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2 और मणिपुर में 2, मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं। त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1 और नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और मणिपुर में 2, मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं। अब हम रुख करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। हम इसकी ओर रुख करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर और नगर हवेली दमन द्वीप में 2। आपको बता दें ये लोकसभा की सीटें हम आपको बता रहे हैं। लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1 और जम्मू एवं कश्मीर में 1 लोकसभा की सीट यहां पर है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको सारी चीजें बता दी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सीटें हैं, ये जो सीटें हैं ये लोकसभा की सीटें हैं और कहां कितनी सीटें हैं हमने आपको यहां पर बता दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अब नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 543 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी। अब कितने चरणों में होती है, यह भी देखने वाली बात है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं ये कितने चरण में सरकार कराती है। 7 चरण में होंगे या 8 चरण में होंगे, जो भी हो। हालांकि अगर जो देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव हुए थे। मुद्दे भी होंगे। तो अब हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। संवाददाता हमारे जो हैं किस प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं इनको लेकर के हम जानेंगे इनसे और बातचीत करेंगे। प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्यम शर्मा भोपाल से, राजू कलवार असम से, सतीश कोठारी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सभी साथी एकदम से तैनात हैं। चुनाव की जैसे जैसे तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है तो हमारे साथी भी जो हमारे राज्यों पर हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे स्टेट हेड हैं, ये लगातार जो है उनसे कम इनकी तैयारियां नहीं है कि क्या चुनाव आयोग कर रहा है, क्या पार्टियां कर रही हैं। इनकी बारीक नजरें यहां पर हैं। तो सबसे पहले हम सत्यम शर्मा यानी कि मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम शर्मा, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अब जो है कल चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों के ऐलान करेंगे। इसी के साथ आचार संहिता लगेगी। मध्य प्रदेश की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कल 2 आयुक्तों, चुनाव आयुक्तों की जब इसमें नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सद्दू की जब नियुक्ति हुई, उसके बाद सीईसी की बैठक हुई थी। और आज देखिए चुनाव आयोग के राजीव कुमार जो सीईसी प्रमुख है, राजीव कुमार के जो आज कल संबोधित करेंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा, कब कितने चरणों में चुनाव होंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या इस बार वोटर्स बढ़े हैं, तो ऐसे माना जा रहा है कि 8 चरण में भी चुनाव हो सकते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो थे 4 चरणों में चुनाव किए गए थे। तो मध्य प्रदेश में जो 29 मई से लेकर के जो है मई तक चुनाव 4 चरणों में किए गए थे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश में कुल 5,64,00,000 से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें से 7.5 लाख वोटर्स इस बार नए जोड़े गए हैं। तो नए मतदाता भी जुड़े हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की तैयारियां जोरों पर। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, राजनीतिक पार्टियों ने भी सब तैयारी कर ली है। और कल से देखिए कई बातों पर अंकुश भी लग जाएगा। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, कल से 3 बजे जैसे चुनाव की घोषणा होगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक पाबंदियां जो राजनीतिक दलों पर
कुछ बातों पर लगा जी दिए जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल, अंकुश क्या क्या विशेषकर लगेगा ध्यान हम दिया गया आपसे कि जानेंगे, बच्चों हम के आपके पास आएंगे। सत्यम शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रशांत राव, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? हालांकि अब तारीखों की घोषणा तो हो जाएगी, कुछ ही घंटे हैं शेष की अब तारीखों की घोषणा होने में, लेकिन उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी जी प्रशांत राव, प्रशांत राव आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज कम आ रही है। जी 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 प्रशांत राव, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की? हालांकि अब कुछ ही घंटे शेष हैं, जिससे कि अब चुनाव आयोग जो है तारीखों की घोषणा करने वाला है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। जी, उत्तर प्रदेश की क्या तैयारियां हैं? अब देखिए देवेंद्र जी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग 3 बार दौरे कर चुके हैं, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण हो या फिर उसके बाद मतदाता सूची में नाम बढ़ाने को लेकर या फिर फाइनल मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने पहले ही दौरे कर लिए थे। उत्तर प्रदेश की तमाम जो तैयारियां थी उसके बारे में चुनाव आयोग ने यहाँ से सारा जो डेटा था वो जुटा लिया था। और कल जिस तरीके से 16 तारीख को 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उससे ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही सभी जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर तैयारियों का यहाँ चुनाव आयोग ने ले लिया था। और इसको लेकर पहले से ही अगर देखा जाए कि यहाँ जो है 3 दिन चुनाव आयोग की टीम ने भी तमाम जो डीएम है, इसके साथ एसएसपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं या फिर जो यहाँ पर मंडल कमिश्नर हैं, उनसे पहले ही बैठक कर ली थी और चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी उन्होंने यहाँ से जुटा ली थी। और साथ साथ ये भी जाना गया था कि कहाँ किन जिलों संवेदनशील अतिसंवेदनशील रखा जाए, किन पोलिंग बूथों को संवेदनशील अतिसंवेदनशील रखा जाएगा। इस तरह की बैठक यहाँ अभी हाल में ही जो है वो हो चुकी है। और अभी देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने भी पूरी तैयारियां यहाँ कर ली हैं। जो पुलिस का चुनाव मीडिया सेल होता है वहां से भी सारी तैयारियों का जायजा यहाँ सीधे चुनाव आयोग को भेजा जा रहा था। तो साफ है कि 80 लोकसभा सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे फिर वो जिले से लेकर हो या फिर राज्य मुख्यालय तक हो। सभी अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं। जी जी, यहाँ पर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर के। असम से हमारे संवाददाता राजू कलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असम की क्या स्थिति है, किस प्रकार की तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की? देवेंद्र जी, अगर निर्वाचन आयोग की अगर तैयारियां की बात करते हैं तो कल अगर जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा करने के साथ साथ निर्वाचन आयोग बिल्कुल तैयार है और ये चुनाव करवाने के लिए असम में, और असम के जो 14 सीटें हैं 14 सीटों के चुनाव जो संपन्न कराया जाए, चुनाव आयोग काफी तत्पर है। और कल यानी तो चुनाव की तारीखें को जब घोषणा किए जाने के साथ साथ चुनाव आयोग बिल्कुल अपने कार्य में संपन्न करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त पाया जा रहा है। जी देवेंद्र जी, देहरादून से हमारे साथ सतीश कोठारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सतीश कोठारी, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग बैठकें कर रहा है, आज भी चुनाव आयोग में जिला निर्वाचन आयोग की बैठक थी, उसमें सभी पत्रकारों को बुलाया गया, सभी को निर्देश दिए गए कि चाहे हम विज्ञापन की बात करें, चाहे अन्य किसी चीज के, चाहे वोटरों की बात करें, चाहे घर घर में यहाँ बेलोग भेजे जा रहे हैं, हर किसी को ये बोला जा रहा है कि अपने नाम जोड़ें वोटर कार्ड में, और चाहे किसी के बाहर है और वो यहाँ रह रहा है तो उसमें ऐप डाउनलोड करें और उस पर अपने नाम जुड़वाएं। लेकिन कोई भी बिना वोट के वंचित न रहे। सभी लोगों को रही बात चुनाव आयोग या पुलिस प्रशासन की तैयारी, तो हर जगह तैयारी पे बैठा चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन। चाहे अब किसी भी क्षेत्र की बात करो आप, उसको लगातार चुनाव आयोग जागरूकता अभियान फैला रहा है और वोटरों को से जन जन तक बात करने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो उनको लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है चुनाव आयोग। जी, पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है चुनाव आयोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने निकल करके आई हैं देहरादून में? देखिए, लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि
सारे लोग अपने वोट का प्रयोग करें, अपने मतदान को व्यर्थ न जाने दें, अपने अड़ोस पड़ोस सभी लोगों को जागरूकता अभियान जागरूकता फैलाने की जहां तक बात हुई है, तो किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी? सरकार की तरफ से क्या जागरूकता का प्लान है? ये निर्वाचन आयोग ने क्या बताया है इस संबंध में? सिर्फ एक दूसरे से लोग ही अपने जागरूकता फैलाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, या फिर निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से भी कुछ कवायदे करेगा? देखिए, निर्वाचन आयोग यहाँ पे हर जगह अपने बीएलओ भेज रहा है, सभी को जागरूक कर रहा है और घर घर भेज रहा है। चाहे जो विकलांग हैं, जिनका निर्वाचन कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका नाम चेंज करना है, कुछ एड्रेस चेंज करने हैं, उनको लेकर सतर्क है निर्वाचन आयोग और घर घर भेज रहा है अपने बीएलओ को। जो नहीं आ पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनके घरों भेज रहा है, उनको उनके फोनों में या उसके अड़ोस पड़ोस कोई साइबर कैफे ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं और उनको कोई भी बंदा वोट से वंचित न रहे, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम रुक करेंगे, अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास जाएंगे। सत्यम शर्मा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि अब तारीखों की अगर जो घोषणा हो जाएगी, तो अभी हमारे देहरादून संवाददाता सतीश कोठारी कह रहे थे कि अभी भी जो है मतदाताओं के नाम जुड़ रहे हैं, तो ये मतदाताओं के नाम मध्य प्रदेश में भी क्या जुड़ रहे हैं या जोड़ने की कवायद चल रही है, और कब तक ये चलेगी? अगर जो चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी, क्या उसके बाद भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो मतदाताओं के नाम है वो लगातार जोड़े जाएंगे। हालांकि कई नियम और भी लागू किए गए हैं। जो 85 वर्ष की आयु के ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ घर जाकर जो वोटिंग होगी बैलेट पेपर से वो कराई जाएगी। पहले जो 2019 या इससे पहले जो चुनाव होते थे उनमें 80 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो बुजुर्ग रहते थे उनको, लेकिन इस बार नया नोटिफिकेशन जारी करके 85 से उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको। नए मतदाताओं की बात करें तो नए मतदाताओं में 7.5 लाख वोटर्स के करीब नए मतदाता मध्य प्रदेश में जोड़े गए हैं। और जो बात आप कह रहे हैं देवेंद्र जी की क्या मतदाता आगे भी जोड़े जाएंगे, तो बिल्कुल मतदाता आगे भी जोड़े जाएंगे, लेकिन एक इसमें यह है कि नाम नहीं काटा जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम जहां पर जुड़ गया उनका नाम नहीं काटा जाएगा। नए मतदाताओं की एंट्री हो सकती है जहां भी वो अभी तक अपने नए मतदाता नहीं जुड़ पाए या मतदाता कोई अपना नाम नहीं जुड़वा पाया, तो उनके नाम जुड़ जाएंगे, लेकिन नाम काटे नहीं जा सकेंगे कल के बाद से। तो आज ही जो करना है, चुनाव आयोग ने हालांकि पूरी तरह से पूरी तैयारी करती है, पूरी सूझबूझ के साथ तैयारी की है, पूरी प्रमोशनल एक्टिविटी की गई थी। इससे पहले सभी मतदाताओं को अपने नाम जोड़ने के लिए कहा गया था। घर घर ऐप के द्वारा या विज्ञापनों के द्वारा लगातार सबको सूचना दी गई थी कि आप अपने नाम लोकसभा चुनाव से पहले या तारीखों की घोषणा होने से पहले जुड़वा लें। हालांकि तारीखों की घोषणा होने के बाद भी जो मतदाता वो जुड़ सकेंगे, लेकिन जो नाम है वो काटे नहीं जा सकेंगे, ऐसा भी है। अभी देखिए, चुनाव की तैयारियों को लेकर बीआईएसएफ जो सेंट्रल फोर्स है, बीआईएसएफ हो चाहे आईटीबीपी हो चाहे बीएसएफ हो सीआईएसएफ हो, सभी की तैनाती 2 टुकड़ियां कंपनी की कर दी गई है। हालांकि जो 2000 कंपनियां चुनाव आयोग से सेंट्रल फोर्स ने कहा कि 2000 जो कंपनियां हैं वो लगेंगी, और जो अति संवेदनशील जगह है उनको भी चिन्हित किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बालाघाट जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, तो वहां भी थोड़ा सा संवेदनशीलता बरती जाती है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो ऐसे में सेंट्रल फोर्स की जो फोर्स है वो लगातार लगाई जा रही है। नए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कल जब चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी या कोड ऑफ कंडक्ट की आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद जो नए मतदाता है वो जुड़ सकेंगे, लेकिन नाम नहीं काटे जा सकेंगे। तो कई ऐसे कई नियम और भी बनाए गए हैं कि बच्चों को जो चुनाव, देखिए, आचार संहिता लगने के साथ ही कई अंकुश जो राजनीतिक पार्टियां उन पर लग जाएगा। बच्चों को चुनाव प्रचार के लिए नहीं लगाया जाएगा, ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने इस बार कहा है कि प्रचार के लिए बच्चों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र जो रहते हैं वो अपनी पढ़ाई और बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं, और छात्रों को इस चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं देखिए कि जो कर्मचारी हैं वो भी अपना वोट डालेंगे, अन्य कर्मचारियों की सभी की चुनाव आयोग ने पूरी तरह से गिनती कर ली है। पूरी जो 5 करोड़ 64 लाख के करीब मध्य प्रदेश में मतदाता है, वो सजग तरीके से अपना जो वोट करेंगे। और 4 चरणों में पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, इस बार भी माना ऐसा जा रहा है कि 4 चरणों में ही चुनाव होंगे। लेकिन कल ये बात समझ आगे निकल कर आएगी जब चुनाव आयोग घोषित करेगा कि किन चरणों में होगा। तो पिछली बार जो 29 अप्रैल को पहला चरण हुआ था, तो उसके बाद 6 मई को हुआ था, उसके बाद 12 मई को, फिर उसके बाद लास्ट में 29
19 मई को हुआ था और 23 मई को रिजल्ट आए थे। तो कुछ मिला के आचार संहिता लागू होने के 45 दिन बाद के बाद जो है परिणाम घोषित होते हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो इस बार पिछली बार देखा जाए तो 10 मार्च को जो है जी। आचार संहिता लगी थी और 23 मई तक चुनाव चला था। जी, हम आएंगे आपके पास, परिणाम आए थे। रुक करेंगे। प्रशांत राव लखनऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हैं। हालांकि अब तो आज नोटिफिकेशन आया है, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो सुरक्षा के काफी इंतजाम पहले ही कर लिए गए होंगे। तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं लखनऊ निर्वाचन आयोग द्वारा? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर यहां से पहले ही तैयारियां कर ली गई। तो अगर उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या देखी जाए, जिसमें नए वोटर जो हैं यहाँ करीब 25,84,183। अब की बार यह वोटर जो हैं अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। और कुल वोटर अगर उत्तर प्रदेश में देखे जाए तो 15,30,00,000 वोटर हैं जो यहाँ पर 80 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा के प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। इसमें पुरुष वो है तो 8,14,33,752 है और महिला वोटरों की बात की जाए तो 7,14,82,005 है। वहीं युवा वोटरों की संख्या इस बार जो है करीब 20,41,000 हो गई है। ये युवा वोटर है। उसमें अगर थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 7,705 यहाँ थर्ड जेंडर हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो अब की बार भाग्य तय करेंगे वो जो वोट बैंक है, जिसमें 25,84,000 नए वोटर हैं और 20,41,000 पुराने युवा वोटर हैं। यह इस बार जो है 80 लोकसभा सीटों में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी आबादी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ कई चरणों में चुनाव होते आए हैं। इस बार अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था क्योंकि चुस्त दुरुस्त रखनी होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये कहती आ रही है कि इस बार का चुनाव जो आखिरी चुनाव है, कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है, इस बार का आखिरी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है और अब की बार संविधान बदल देगी अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर लोकसभा में पहुंचती है। तो जिस तरीके की बातें की गई, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ कुछ मतदाताओं में अलग अलग तरीके के रुझान हैं। तो यहाँ क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए जाति धर्म के नाम पर वोट मिलते हैं, तो यहाँ कानून व्यवस्था मजबूत रखने की कोशिश करेगा चुनाव आयोग। और यहाँ पहले ही तमाम जो अति संवेदनशील बूथ हैं उनको चयनित कर लिया गया है और भारी मात्रा में हमेशा ही यहाँ पुलिस फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव होता है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने यहाँ पहले ही जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम हो, उनके पेच कस दिए हैं कि ऐसी जगह की रिपोर्ट भेजी जाए कि कौन कौन नेता अपने क्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सूची भेजी जाए। ऐसे जो लोग पेशेवर अपराधी हैं उनकी भी सूची भेजी जाए ताकि समय रहते उनसे पहले निपटा जाए, ताकि चुनाव यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और बिना भय के मतदाता घर से निकलकर यहाँ चुनाव का जो है मतदान करें, ताकि जो भारत का भविष्य है वो सही नेतृत्व में रहे और बिना किसी दबाव और भय के यहाँ पर मतदान हो सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पहले ही शिकंजा कस लिया है। यहाँ के जो नवनियुक्त कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वह भी लगातार चुनाव को देखते हुए लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई नई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें पेशेवर अपराधियों को जेल भेजना हो या पेशेवर जो राजनेता हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसना हो, ताकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव पूरी तत्परता से, निष्पक्ष तरह से और भयमुक्त यहाँ पर संपन्न कराया जा सके। जी, हमारे साथ असम से राजू कलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू कलवार, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं असम में? सुरक्षा की अगर बात मैं कर दूं तो असम में जो सीएए लागू करने का साथ साथ में अभी एक परिस्थिति अनियंत्रित की हो गई है और प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है और इसको जो सीएए के लेकर जो लगातार प्रतिवाद किया जा रहा है। और अगर चुनाव आयोग द्वारा इसको लेकर कानून व्यवस्था में भी काफी सुस्त दिखाई पड़ रहा है और चुनाव आयोग इसको कभी भी निजी से नहीं लेना, ढिलाई पर नहीं देने के लिए कोशिश पे रहेगी। जिस तरह से असम में तो कानून व्यवस्था का अगर बात करें तो क्योंकि सीए को लेकर पहले ही कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त रखा गया है और कल अगर इलेक्शन का यानी कि चुनाव का तारीख का अगर घोषणा किया जाने के साथ साथ कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाने के लिए आशंका जताई जा सकती है। जी देवेंद्र जी। हम आना चाहेंगे सतीश कोठारी, जल्दी से हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या है कानून व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से सुचारू करने की
निर्वाचन आयोग की कवायद? देखिए, यहाँ पे लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोई ज्यादा कानून व्यवस्था की ऐसी कोई भय वाली बात नहीं है। उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से अभी तक चुनाव हुए हैं, कोई दंगा फसाद नहीं होते उत्तराखंड में। उसमें फिर भी जो चाहे शासन प्रशासन की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, वो लगातार लोगों के साथ समन्वय बना के बैठते हैं और हर पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह बैठ के बातें कर रहे हैं कि दंगा न हो और कहीं पे भी कोई चुनाव में व्यवधान न हो। उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन बैठकें कर रहा है और थोड़ा सा कठिनाई ये रहेगी उत्तराखंड पुलिस को कि अगर यहाँ पहले चरण में चुनाव नहीं होते हैं, अगर तीसरे या चौथे चरण में अगर चुनाव होते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई इसलिए रहेगी कि अगले महीने से यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसमें थोड़ा पुलिस प्रशासन को भार पड़ेगा क्योंकि उधर यात्रा की भीड़ रहेगी और उधर चुनाव का बिगुल बच चुका है। उसको लेकर थोड़ा वो रहेगा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक तो यात्रा होगी और दूसरी जो है चुनाव की तैयारियां हैं और ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है उत्तराखंड की सरकार पर। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो अब रुख करेंगे सत्यम शर्मा के पास। हमारे भोपाल संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे, आप अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या बता रहे थे कि ये जो चिन्हित किया गया है लोकसभा क्षेत्रों की, तो क्या है ये अभी इस पर क्या कुछ मंथन चिंतन निर्वाचन आयोग ने किया है और उसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं? जी सत्यम जी। है अपने यहाँ से नक्सल प्रभावित एक इलाका है बालाघाट, वहाँ के लिए लगातार चुनाव आयोग पहले भी विधानसभा में तैयारी कर चुका था और लोकसभा में भी पूरी तरह से सतर्क है। और लोकसभा की तैयारी के लिए जो ITBP CISF की जो फोर्स है वो लगाई जाती है बालाघाट में, और उसके लिए जो टुकड़ियां हैं वो भी लगातार पहुंच भी चुकी हैं। तो मान रहे हैं कि जो बालाघाट का चुनाव है वो सौहार्दपूर्ण और बड़े सच्चे ढंग से होगा और सही ढंग से भी कराया जाएगा। चुनाव आयोग की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अब देश की करें तो मध्य प्रदेश जब चुनाव हुए थे तो करीब 4 जी। चलिए आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो पूरे राज्यों में अगर जो देखा जाए तो नोटिफिकेशन से पहले राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब नोटिफिकेशन के बाद जल्दी ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो जैसे ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर बहुत से काम जो हैं वो नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो विकास के काम हैं वो थोड़े से रुक जाएंगे। तैयारियों के बारे में हमारे संवाददाताओं ने जो जानकारियां दी हैं बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी नजर बनाए रखिएगा कि और निर्वाचन आयोग अन्य क्या काम अभी कर रहा है, क्या अभी शेष है। लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे अपने संवाददाता जो यहाँ पर जुड़े हुए थे और अपने अपने राज्यों की जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब कुछ ही घंटों बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के योग बन रहे हैं और ये योग किस तारीख को बनेंगे ये इसकी घोषणा कुछ ही घंटों बाद हो जाएगी। और जैसे ही इन तारीखों की घोषणा होगी उसी के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हैं हमारे राज्यों में, इसके बारे में हमारे संवाददाताओं ने ये जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग जो था उसकी जो भी तैयारियां रही हैं इसके बारे में, राज्यों की जो भी तैयारियां रही है इसके बारे में हमारे संवाददाताओं ने लगातार आप लोगों को जानकारी दी है। अब तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा हम आप तक उन तारीखों को लेकर के आएंगे और बताएंगे कि किस चरण में कितने चरण में मतदान होने हैं। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।